गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से विदेश दौरे पर रहेंगे। उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य जाएंगे पीएम मोदी। ताशकंद में राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ बातचीत करने वाले हैं। व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। रक्षा और ऊर्जा पर भी बातचीत हो सकती है। बिश्केक में आयोजित होगा एससीओ शिखर सम्मेलन। 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कनेक्टिविटी और विकास पर भारत का फोकस रहने वाला है। वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक 4 दिवसीय विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा करेंगे। दौरे की शुरुआत उज्बेकिस्तान से होगी, जहां पीएम 29 और 30 अगस्त को राजधानी ताशकंद में रहेंगे। राष्ट्रपति शाफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हो रही है। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इसके बाद पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक पहुंचेंगे। यहां वो 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन एससीओ की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भारत की सुरक्षा, कनेक्टिविटी और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को प्रमुखता से रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 6th वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा मध्य एशिया के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 29 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे और इस दौरान भारत सुरक्षा, कनेक्टिविटी पर अपना फोकस रखेगा, अपना पक्ष रखेगा। और वहीं बीजेपी संसदीय बोर्ड में बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है। 29 अगस्त को हो सकता है बड़ा ऐलान। योगी फडणवीस की बोर्ड में एंट्री संभव है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी रेस में शामिल हैं। कई दिग्गज नेताओं की विदाई भी हो सकती है। 2027-29 चुनावों से पहले बीजेपी का रीसेट, सीसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बदलाव। भारतीय जनता पार्टी में संगठन से जुड़े बदलाव के बाद संसदीय बोर्ड में बड़े फेरबदल की तैयारी की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 29 अगस्त को संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन का ऐलान हो सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे बीजेपी के अंदर बड़े संगठन से जुड़े रीसेट के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नामों को लेकर है। अगर इन नेताओं की एंट्री होती है तो पार्टी के राष्ट्रीय फैसलों में मौजूदा मुख्यमंत्रियों की भूमिका बढ़ेगी और क्षेत्रीय संतुलन भी मजबूत होगा। वहीं नए चेहरों को जगह देने के लिए कुछ मौजूदा वरिष्ठ नेताओं की संसदीय बोर्ड से विदाई की संभावना जताई जा रही है। इनमें बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जटिया और सुधा यादव जैसे नाम चर्चा में हैं। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बदलाव की संभावना है। ऐसे में बीजेपी का ये संगठनात्मक फेरबदल आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति और नेतृत्व की दिशा तय करने वाला अहम कदम माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, आप अगले साल विधानसभा इलेक्शंस होने हैं उत्तर प्रदेश में और 2029 में आम चुनाव एक बार फिर से होने, और जाहिर है अग्नि परीक्षा है ये इस बार एनडीए की, क्योंकि हमने देखे अभी जो रिसेंट में इलेक्शंस हुए हैं, जो आम चुनाव हुए हैं, उसमें जो तय आंकड़ा था या फिर कहीं जो बीजेपी की उम्मीद थी उससे काफी कम पाया। सो ऐसे में ये जो फेरबदल है, क्या ये उसी लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है?
बिल्कुल मोनिका, जिस तरह अभी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बिहार का बाकीपुर चुनाव हो, तो वहां पर जिस तरह बीजेपी की हार हुई है, तो उसको देखते हुए बीजेपी ने अभी से अपनी जो संगठन की मजबूती और जो संसदीय बोर्ड उसको मजबूत करने के लिए ये एहतियातन कदम उठाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। और ये संसदीय बोर्ड में बदलाव जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 3 मुख्यमंत्री हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो महाराष्ट्र के, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बड़े नेता माने जाते हैं आज की डेट में, और साथ में जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, इनको संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आगामी कई राज्यों में चुनाव हैं। तो ऐसे में संसदीय बोर्ड में फेरबदल करके बीजेपी अपनी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है, क्योंकि जो बड़े बड़े फैसले होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ जी अगर शामिल होते हैं, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होते हैं, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल होते हैं, तो उनकी भूमिका बड़े फैसले लेने में आ जाएगी। तो ऐसे में जो मोदी सरकार है वो चाहती है कि जो संसदीय बोर्ड में फेरबदल में तमाम नाम ऐसे हैं जो हट भी जाएंगे, तो ऐसे लोग आए जो कम से कम उनकी भूमिका एक फैसले लेने में हो। साथ में संसदीय बोर्ड के बदलाव में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह राज्य में चुनाव उसमें भारी जीत दर्ज करें, और जो हम लोग बैठ के बात करें, ये जिन नामों पर चर्चा हो रही है सुशील जी, चाहे उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम की मैं बात करूं, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, या फिर योगी आदित्यनाथ की, इन नामों को इंक्लूड करने के पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? ऐसा है मोनिका कि जो जिस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं और जो विकास का मॉडल दिया है, और इसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी एक लगातार 9 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में काबिज हैं, 2 बार बहुत बढ़िया जीत हुई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जिस तरह हर जिले में जा रहे हैं, हर मंडल 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, सबको कवर कर चुके हैं, और उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं जिस तरह उनकी सोच से बोर्ड भी आकर्षित होते हैं। और साथ में देवेंद्र फडणवीस जो कि एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही एक जिनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, वो उस तरह के नेता हैं। तो इनके शामिल होने से संसदीय बोर्ड में तमाम ऐसे अहम सुझाव आएंगे जिसको संसदीय बोर्ड समझेगा और हो सकता है उनको अमल भी करे। तो इन जो फायर ब्रांड नेता हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे फायर ब्रांड नेता आपके हेमंत बिस्वा शर्मा हो, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का कद इतना बड़ा हो चुका है, जिस तरह उन्होंने इस बार जीत दर्ज की है, ये बता दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो प्लानिंग होती है, जो सोच होती है, बहुत मजबूत होती है। तो ऐसे में इन लोगों को नाम शामिल करने से कहीं ना कहीं संसदीय बोर्ड को मजबूती मिलेगी और संसदीय बोर्ड बहुत अच्छा काम कर सकेगी। जी मोनिका, बिल्कुल नवीनीकरण की कोशिश की जा रही है, फेरबदल होगा, और जाहिर है बड़ा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। शुक्रिया सुशील जी आपका तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। खबर राजधानी दिल्ली से, मुस्कान हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ आरोपी इमरान। मुठभेड़ में आरोपी इमरान के पैर में गोली लगी है। घर में घुसकर लड़की की हत्या करने का आरोप लगा। तो दिल्ली का मुस्कान हत्याकांड, जिसमें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है आरोपी। बताया जा रहा है कि आरोपी इस लड़की का जिम ट्रेनर था। घर में घुसकर इसने लड़की की हत्या की है। किन हालातों में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, हालांकि लड़की घर में अकेली रहती थी, मॉडलिंग करती है, स्टूडेंट है, जिम का शौक रखती थी। 21 साल की मुस्कान का हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार तो हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज थे जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि इमरान ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। घर में घुसकर लड़की की हत्या करने का आरोप। बहरहाल ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है, जांच की जा रही है। ये भी देखा जाएगा कि क्या वजह रही है, इमरान ने क्यों मुस्कान की हत्या की। मुस्कान हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया। निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। और वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चीनी बिक्री की लिमिट अब तय हो गई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चीनी बिक्री की लिमिट तय। ई कॉमर्स कंपनीज ने हर जगह लगा दी है अलग अलग लिमिट्स। अलग अलग ब्रांड के हिसाब से 2-3 किलो लिमिट तय कर दी गई है। यानी कि देश में चीनी की तरफ किल्लत है, दूसरी तरफ चीनी की बिक्री पर भी अब लिमिट तय कर दी है। यानी कि स्टॉक नहीं कर पाएंगे लोग चीनी को जरूरत से ज्यादा। ऐसे में अलग अलग ब्रांड के हिसाब से 2-3 किलो की लिमिट तय कर दी है। इससे ज्यादा चीनी आप नहीं खरीद सकते। एक तो चीनी वैसे ही महंगी है क्योंकि किल्लत है देश भर में, और इसके साथ साथ जमाखोरी ना होने पाए, स्टॉक ना कर पाए, और ऐसे में अगर ये सूरत हाल होता है तो निश्चित तौर पर किल्लत और बढ़ जाएगी। तो इसे रोकने के लिए सरकार लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रही थी। अब ई कॉमर्स कंपनीज ने इसे लेकर लिमिट तय कर दी है, अलग अलग मानक बना लिए हैं।
हर जगह पर जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, वहाँ से लोग लगातार चीनी खरीद रहे हैं। और ऐसे में अगर हम देखें बड़े पैमाने पर भी खरीदारी की जा रही है, यानी कि स्टॉक करने की कोशिश भी की जा रही है, तो कालाबाजारी ना होने पाए, इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।